सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, AR3 कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आपके YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस पर अब फिर से केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आप अधिक से अधिक बच्चे आकर के जुड़ें क्लास में और क्लास का आनंद लें। तो इस क्लास में क्या क्या होने वाला है, तो आज होने वाला है आपका असामान्य मौलिक द्रव्यमान, असामान्य मौलिक द्रव्यमान और सैद्धांतिक अनुमानित परिकलित या सामान्य मौलिक द्रव्यमान क्या होता है, यानी ये शब्दों को आपको समझना है। या असामान्य या प्रेक्षित मौलिक द्रव्यमान क्या होता है और ये किस किस बात पर डिपेंड करते हैं, जैसे विलेय के अणुओं का संगुणन क्या होता है और क्या होना है भाई, और विलेय के अणुओं का वियोजन। विलेय के अणुओं का वियोजन होता है तो क्या मौलिक द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है। और उसके साथ जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम वन हाफ गुणांक पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, आपके लिए एकदम बहुत अच्छे से नोट्स तैयार करके आए हैं, जिससे आपको अब किसी भी पेड कोर्स को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को बताएं, जिससे उन्हें आसानी से और सरल भाषा में ठीक है PDF भी मिल जाए, जिससे अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आए बोर्ड एग्जाम में। और साथ ही साथ आप इस PDF को नीट IIT के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, असामान्य मौलिक द्रव्यमान। क्या है बच्चों आज? असामान्य मौलिक द्रव्यमान यानी एबनॉर्मल मोलर मास। अब ये एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है ना? तो देखो, इससे पहले हमने पढ़े थे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज यानी अणुसंख्य गुणधर्म। और अणुसंख्य गुणधर्म में क्या पढ़ा था? तो अणुसंख्य गुणधर्म में पढ़ा था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, और हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और परासरण दाब। यही सब तो पढ़ के आए थे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। और ये सभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किस बात पर निर्भर करते थे? तो ये बेटा कणों की संख्या या विलेय के कणों की संख्या या बोले मोलों की संख्या पर निर्भर करते थे। किस पर? विलेय के कणों की संख्या या मोलों की संख्या पर निर्भर करते थे। जब भी हम अपना मौलिक द्रव्यमान निकालते थे या सामान्य मौलिक द्रव्यमान या अनुमानित मौलिक द्रव्यमान ज्ञात करते थे, तो वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से निकालते थे। तो क्या वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से, जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज थे हिमांक में अवनमन या क्वथनांक में उन्नयन, उसके द्वारा जो मौलिक द्रव्यमान निकालते थे, क्या वो मौलिक द्रव्यमान सही निकलता था? तो देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते थे जिनका मौलिक द्रव्यमान बिल्कुल सही नहीं होता था, जैसे कि KCl। कुछ ऐसे विद्युत अपघट्य हैं जैसे KCl, NaCl, है ना, NaCl, KCl, CH3COOH। ये इनका अगर हम मौलिक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि इनका संगुणन हो रहा है या फिर वियोजन। अगर संगुणन हो रहा है तो मोलों की संख्या तो कम हो रही है, अगर वियोजन हो रहा है तो मोलों की संख्या क्या हो रही है? अधिक हो रही है। तो इसका मतलब जो मोलों की संख्या के आधार पर या कणों की संख्या के आधार पर हम जो मौलिक द्रव्यमान ज्ञात कर रहे थे, है ना, वो सही नहीं था। तो सही नहीं था तो फिर इसके लिए एक बॉन्ड हॉफ गुणांक भी दिया गया था, है ना, बॉन्ड हॉफ गुणांक। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि असामान्य मौलिक द्रव्यमान क्या है, जो सही नहीं था, है ना, या तो कम था या फिर अधिक हो जाता था, क्योंकि मोल पर डिपेंड कर रहा है, या तो अधिक होगा या कम, क्योंकि संगुणन होगा तो मोलों की संख्या क्या होगी? संगुणन होगा तो मोलों की संख्या क्या होगी? कम। और अगर वियोजन होगा तो मोलों की संख्या बढ़ जाएगी। तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, तो इसी आधार पर उसे हम क्या कहते थे? असामान्य मौलिक द्रव्यमान, ठीक है। तो अब समझे यहां से कि यदि किसी विलयन को विलायक में घोलने पर, यदि किसी विलयन को विलायक में घोलने पर उसका संगुणन या वियोजन हो जाता है। मैंने कहा था संगुणन या वियोजन हो जाता है। जैसे मैं अगर नमक को घोलूं, है ना, NaCl एक विद्युत अपघट्य है, अगर मैं इसे जल में घोलूं तो इसका क्या होगा? Na धनायन और प्लस Cl ऋणायन। तो यहां पर वियोजन हो गया। क्यों भाई? यहां पर वियोजन हो गया। तो वियोजन हो गया, यहां पर 1 मोल है और यहां पर 2 मोल बन गए।
तो ये डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, मौलिक द्रव्यमान में परिवर्तन पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा, क्योंकि हमने कहा अड़संख्य गुणधर्म का जो प्रायोगिक मान है वो किस पे करता है, विलेय के मोलों की संख्या पर। लेकिन यहाँ तो विलेय के मोलों की संख्या जब घोलने पर बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी। अगर वियोजन होगा तो क्या होगा, अधिक हो गई, और संगुणन होगा तो कम हो जाएगी, है ना। तो उसका अड़संख्य गुणधर्मों की सहायता से परिकलित मौलिक द्रव्यमान, परिकलित जो अड़संख्य गुणधर्मों की सहायता से हम ज्ञात कर रहे हैं, जैसे हिमांक में अवनमन की सहायता से मौलिक द्रव्यमान ज्ञात करते थे, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन की सहायता से ज्ञात करते थे, जो राउल्ट का नियम लगाकर मौलिक द्रव्यमान ज्ञात करते थे, है ना। क्या वो मौलिक द्रव्यमान सही था, हो सकता है सही था या नहीं भी, ठीक है। तो वही कह रहा है परिकलित मौलिक द्रव्यमान उसके वास्तविक मौलिक द्रव्यमान से भिन्न आता है। क्या कह रहा है, उसके वास्तविक जो मौलिक द्रव्यमान है उससे भिन्न आता है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली तौर पर करके देखा तो वो भिन्न आ रहा था, क्योंकि संगुणन होने पर अणुओं की संख्या कम हो जाती है ना। संगुणन होगा तो अणुओं की संख्या कम हो जाएगी, जबकि वियोजन होगा तो क्या होगा, अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। देखो वियोजन का तो मैंने ये बता दिया, अणुओं की संख्या बढ़ेगी यानी मोलों की संख्या बढ़ गई। लेकिन अगर मैं संगुणन की बात करूं तो यहाँ पर है देखो 2CH3COOH, ठीक है। अगर मैं इसका क्या करूं, ये हमने क्या लिए हैं, दो मोल लिए हैं, क्या CH3COOH एसिटिक एसिड, और यहां पर क्या हो गया, एक मोल हो गया। क्या हो गया, एक मोल। तो यहां पर क्या हुआ है, वियोजन नहीं संगुणन हुआ है, तो यहां मोलों की संख्या कम हो गई। यहां कितने थे, 2 मोल, और यहां कितना हो गया, 1 मोल। अगर यहां पर वो क्या कह रहा है कि क्योंकि संगुणन होने पर कणों की संख्या कम हो जाती है, जबकि वियोजन होने से यह बढ़ जाती है। अगर वियोजन हो रहा है तो कणों की संख्या बढ़ रही है, तो इस अवस्था में मौलिक द्रव्यमान, इस अवस्था में जो प्राप्त मौलिक द्रव्यमान होगा, ठीक है, अपसामान्य या असामान्य मौलिक द्रव्यमान कहलाता है या कहते हैं। या तो आप ये वाली डेफिनेशन या फिर इसको समझिए कि ऐसा मौलिक द्रव्यमान जिसका मान विलेय के सामान्य या अनुमानित मौलिक द्रव्यमान की अपेक्षा कम या अधिक होता है। मैंने कहा था अगर कणों की संख्या बढ़ेगी या फिर कम होगी तो मान या तो कम होगा या फिर अधिक होगा। मान लो कि नहीं बढ़ेगी तो मोलों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है ना, तो कणों की संख्या बढ़ेगी तो मोलर मास भी बढ़ जाएगा, और कणों की संख्या कम होगी तो मोलर मास भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है अड़संख्य गुणधर्म प्रोपोर्शनल विलेय के मोलों की संख्या। लेकिन अब सामान्य मौलिक द्रव्यमान में ऐसा नहीं पाया गया, यानी वास्तविक मौलिक द्रव्यमान ज्ञात किए गए तो ऐसा नहीं पाया गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हो गया। अब समझेंगे हम ये पॉइंट के सैद्धांतिक मौलिक द्रव्यमान क्या होता है, या अनुमानित मौलिक द्रव्यमान क्या होता है, या परिकलित मौलिक द्रव्यमान क्या होता है, या सामान्य मौलिक द्रव्यमान क्या होता है। बात ये आती है कि ना ये जो शब्द हैं बुक्स में अलग अलग तरीके से दे रखे हैं, तो मैंने यहाँ पर बेटा शब्द एक ही है, चीज एक ही है, लेकिन अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे तो वहां अलग अलग शब्द का यूज किया गया है। तो मैंने यहाँ पर सारे शब्द लिख दिए कि सैद्धांतिक मौलिक द्रव्यमान आ जाए, या अनुमानित मौलिक द्रव्यमान आ जाए, या फिर परिकलित मौलिक द्रव्यमान या सामान्य मौलिक द्रव्यमान, बात एक ही है ना। जैसे कि एक व्यक्ति के 3 नाम, पप्पू, गप्पू और सप्पू, ठीक है। कोई तो उसे पप्पू कहता है, कोई गप्पू कहता है, कोई सप्पू कहता है, और व्यक्ति तो एक ही है। लेकिन आदमी तो कोई बाहर से आएगा वो समझेगा कि भाई कि 3 व्यक्ति होंगे, है ना। मान लो आएगा, अरे पप्पू कहाँ है, दूसरा आया, अरे गप्पू कहाँ है, और व्यक्ति तो एक ही है, नाम उसके 3 पुकारे जा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर चीजें हैं कि सैद्धांतिक, अनुमानित, परिकलित या सामान्य मौलिक द्रव्यमान, इनके एक ही के नाम है। तो संगुणन या वियोजन से पूर्व मौलिक द्रव्यमान सामान्य या अनुमानित मौलिक द्रव्यमान कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि संगुणन या वियोजन, NaCl का उदाहरण ले रहे हैं, NaCl और ये टूटा Na धनायन और प्लस Cl ऋणायन में, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं जो संगुणन या वियोजन, यहां पर क्या हुआ है, वियोजन, तो वियोजन से पूर्व जो मोलर मास है, इसका मोलर मास कितना है, तो 58.5 है। निकालना चाहते हैं तो देखो Cl का होता है 35.5, Cl कितना होता है 35.5, और Na का कितना होता है 23। अगर जोड़ोगे तो कितना हो गया, 5, 8 और ये 5, तो 58.5 हो गया, ठीक है। यहां पर 58.5 है NaCl का। लेकिन संगुणन और वियोजन से पूर्व का जो मोलर मास है वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, सामान्य मौलिक द्रव्यमान या अनुमानित मौलिक द्रव्यमान। लेकिन
अगर मैं कहूं कि असामान्य या प्रेक्षित मौलिक द्रव्यमान क्या होता है, तो संगुणन या विभेदन के बाद प्राप्त मौलिक द्रव्यमान असामान्य मौलिक द्रव्यमान कहलाएगा। इस संयोजन या विभेदन से निम्न प्रकार समझ सकते हैं, ये अभी बात की बातें हैं। तो देखो असामान्य मौलिक द्रव्यमान क्या कहलाएगा, जो मैंने कहा था कि संगुणन या विभेदन के बाद प्राप्त मौलिक द्रव्यमान। तो मान लो अगर ये है Na का मौलिक द्रव्यमान कितना है 23, तो ये क्या है असामान्य मौलिक द्रव्यमान। ऐसे Cl का है कितना होता है 35.5, तो ये असामान्य मौलिक द्रव्यमान है। लेकिन सामान्य मौलिक द्रव्यमान की बात करें तो ये सामान्य मौलिक द्रव्यमान है, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है, संगुणन या विभेदन से पूर्व है, और संगुणन और विभेदन के बाद का मौलिक द्रव्यमान क्या कहलाता है, असामान्य मौलिक द्रव्यमान या प्रेक्षित मौलिक द्रव्यमान, जो प्रैक्टिकली रूप से देखा जाता है। प्रेक्षित मतलब प्रैक्टिकली रूप से या प्रायोगिक रूप से देख रहे हैं जिसको, वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, प्रेक्षित मौलिक द्रव्यमान या असामान्य मौलिक द्रव्यमान। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। विलेय के, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, विलेय के अणुओं का संगुणन। अब है विलेय के अणुओं का संगुणन, क्योंकि मैंने यहां पर कहा था कि असामान्य या प्रेक्षित मौलिक द्रव्यमान में एक लाइन लिखिए कि इस संयोजन या विभेदन से या संगुणन या विभेदन से निम्न प्रकार समझ सकते हैं। किसके लिए, असामान्य प्रेक्षित मौलिक द्रव्यमान को और प्रकलित मौलिक द्रव्यमान को। तो देखो क्या होता है विलेय के अणुओं का संगुणन, है ना, विलेय के अणुओं का संगुणन। तो कुछ पदार्थ हैं जैसे C2H5CHO, C2H5CHO और CH3COOH का बेंजीन में, ठीक है, का बेंजीन में जो विलयन है के लिए अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान, क्या कह रहा है, अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान सामान्य मानों की अपेक्षा कम होता है। अगर उसका प्रैक्टिकली मान देखें तो सामान्य मानों की अपेक्षा कम हो सकता है, क्योंकि अभी मैं यहां पर देखो क्या कह रहा हूं, अणुसंख्य गुणधर्मों का प्रायोगिक मान। अगर अणुसंख्य गुणधर्म हिमांक में अवनमन उन्नयन उसकी बात कर रहे हैं, वो कैसा होता है, अपेक्षा कम होता है प्रैक्टिकली जो मान, किसमें, संगुणन में, ठीक है। क्योंकि एसिटिक अम्ल के अणु हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जिससे विलेय के कणों की संख्या में यह कमी अणुसंख्य गुणधर्म के निम्न मानों के लिए उत्तरदायी होती है। अब इसने ये बात कही कि भाई जिससे विलेय के कणों, उन्होंने क्या है, हाइड्रोजन बंध बना लिया, और हाइड्रोजन बंध बना लिया तो यह कमी अणुसंख्य गुणधर्म में निम्न उत्तरदायी होती है ना, निम्न मान के लिए उत्तरदायी होती है। यहाँ निम्न मान और लिख लियो, निम्न मानों के लिए उत्तरदायी होती है, तो निम्न मान आएंगे। अतः इसी स्थिति में प्रेक्षित मौलिक द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली या प्रायोगिक मौलिक द्रव्यमान सामान्य मौलिक द्रव्यमान से अधिक होगा। तो कहने का मतलब है विलेय का प्रेक्षित मौलिक द्रव्यमान अधिक होगा और विलेय का सामान्य मौलिक द्रव्यमान अधिक होगा। बात चल रही है संगुणन की, ठीक है, किसकी, संगुणन की। तो संगुणन का मैं एक उदाहरण यहां पर लेता हूं, ठीक है। संगुणन ये हो रहा है, देखो यहां पर CH3COOH के दो अणु हैं, ठीक है, कितने हैं, 2 मोल मान लो या 2 कण मान लो, ठीक है, और यहां पर सिर्फ 1 मोल है। तो क्या हो गया, अरे 2 मोल थे और हो गए क्या 1। जैसे कि मान लो कि मेरे पास क्या है, 2 पेन है और मेरे पास 2 पेन है और ये 2 पेन मिलकर के 1 हो जाएं, तो बताओ इसमें कणों की संख्या कमी हुई या फिर अधिक हुई। तो कणों की संख्या में क्या हुई, कमी। लेकिन कणों की संख्या में अगर कमी होती है या अधिकता होती है तो मौलिक द्रव्यमान कणों की संख्या के क्या होता है, 1/, कणों की संख्या, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो अगर कणों की संख्या बढ़ेगी, बताओ भाई, कणों की संख्या बढ़ेगी तो मौलिक द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा, और कणों की संख्या घटेगी तो मौलिक द्रव्यमान क्या है, बढ़ेगा। अब देखो कणों की संख्या घटी, क्योंकि यहां पर 2 मोल थे और यहां पर कितना रह गया, 1 मोल। अब 1 मोल रह गया तो क्या हुआ, मौलिक द्रव्यमान बढ़ा, इसलिए हम यहां इस मान को क्या कहेंगे, सामान्य मौलिक द्रव्यमान। इस मान को क्या कहेंगे, सामान्य मौलिक द्रव्यमान, और इसे क्या बोलेंगे, क्योंकि इसे क्या बोलेंगे, प्रेक्षित मौलिक द्रव्यमान, प्रेक्षित या प्रायोगिक मौलिक द्रव्यमान, मौलिक द्रव्यमान। अब यहां ध्यान दीजिए,
प्रेक्षित मौलिक द्रव्यमान का मान बढ़ेगा या घटेगा। तो प्रेक्षित मौलिक द्रव्यमान का मान तो डिपेंड कर रहा है कणों की संख्या पर। कणों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि उसके व्युत्क्रमानुपाती चल रहा है। तो देखो कणों की संख्या क्या हुई, कम हुई, है ना। तो प्रेक्षित मौलिक द्रव्यमान बढ़ गया। अगर इसका आप मौलिक द्रव्यमान निकालोगे CH3COOH का, तो कितना होगा, CH3COOH का मौलिक द्रव्यमान निकालोगे तो निकाल लीजिए। देखो कार्बन का कितना होता है, 12, 2 कार्बन है 24 हो गया, है ना। और 2 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, प्लस 4 जोड़ दीजिए और प्लस ऑक्सीजन 16 दूनी 32, टोटल जोड़ दीजिए कितना हो गया, तो 4 और 2 6, सॉरी हाँ 4 और 2 6 और 4 10 का 0 और 3 और 2 5 और 1 6, 60 हो गया। कितना हो गया, 60। यहाँ पर एक कण यानी एक कण का मौलिक द्रव्यमान कितना है, 60, और वहां पर एक यानी 1 मोल का कितना है, 60, और वहां पर 1 मोल का जो मौलिक द्रव्यमान है वो 120 है, क्योंकि इसके गुणांक में कितना है, 2। तो यहाँ पर बढ़ रहा है मौलिक द्रव्यमान और यहाँ पर कम हो रहा है। अभी मैं 1 मोल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मोल यहाँ पर 2 मोल लगाओगे तो 2 मोल वहां लगाएंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मोलों की संख्या 2 है। इसलिए हम मान लें कि 1 मोल का 60 होगा, है ना। एक CH3COOH से कितना होगा, 60। ऐसे लिख लीजिए, मान लो कि अगर ये 2 हटा देते हैं तो अगर एक ये है और एक ये है CH3COOH, तो 1 मोल इसका कितना है, 60, और 1 मोल इसका कितना है, 120। तो ये मौलिक द्रव्यमान बढ़ रहा है, प्रायोगिक रूप से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो प्रेक्षित मौलिक द्रव्यमान बढ़ रहा है। अगर प्रेक्षित मौलिक द्रव्यमान बढ़ता है, याद रखें प्रेक्षित मौलिक द्रव्यमान का मान बढ़ता है तो किसके आधार पर, कणों की संख्या पर। तो इसीलिए यहां पर कहा गया है, क्या कहा गया है कि विलेय का प्रेक्षित मौलिक द्रव्यमान अधिक हो जाता है और विलेय का सामान्य मौलिक द्रव्यमान की अपेक्षा। देखो है, और जो अर्धसंख्य गुणधर्म थे वो किस बात पर डिपेंड करते थे, वो 1 विलेय का मौलिक द्रव्यमान, है ना। अर्धसंख्य गुणधर्म, अगर विलेय का मौलिक द्रव्यमान बढ़ेगा तो अर्धसंख्य गुणधर्म घटेंगे, तो अर्धसंख्य गुणधर्म का मान घटेगा। इसलिए यहाँ पर प्रायोगिक मान सामान्य मानों की अपेक्षा कम हो रहा था। कैसा हो रहा था, कम प्राप्त हो रहा था। अब ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने कहा था यहाँ पर कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना था, हाइड्रोजन बॉन्ड बना था। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं कैसे हैं, देखो ये क्या करते हैं, अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो मैं इसे मिटा दूं, अब ये तो नोट कर लिया हुआ आपने। देखो किस तरह से बनाता है CH3COOH एक बॉन्ड। तो यहां देखो यह है CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड। मान लो कि यहां पर इस तरह से 1 मिनट रुकेंगे, ये है 2 CH3COOH, यहां रिवर्सिबल लगा लेना वही, ठीक है। तो रिवर्सिबल है। अब इनका संगुणन कैसे हुआ, तो संगुणन कैसे हुआ कि CH3 और C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और इधर डबल बॉन्ड O, ऐसे इधर से CH3 और सिंगल डबल बॉन्ड O और इधर सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। मैंने बताया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य में जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक की अधिक है और एक की कम। तो इस तरह से ये बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए जो CH3CH2 का है डाइमर बन जाता है। क्या बन जाता है, डाइमर, ठीक है, डाइमर बन जाता है, यानी एक अणु से 2 अणु से एक ही बन जाता है। इसलिए यहाँ पर मोलों की संख्या यहाँ पर कितनी थी, 2 मोल, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ 1 मोल। कितनी है, 1 मोल। अब यहाँ से आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि सर यहाँ भी तो 2 लिखे, अब दिखाओ कहाँ 2 लगे, अब तो एक ही है। मैंने बताया था कि पहले मेरे पास 2 पेंसिल थी, अब मैंने क्या किया, इस तरह से ये पेंसिल आपस में मिल गई, तो अब ये कितनी रह गई, सिर्फ 1 पेंसिल रह गई थी, यानी जो प्रोडक्ट बना वो 1 पेंसिल के रूप में रह गया था। तो जब 2 थी उससे 1 हो गया तो मोलों की संख्या क्या हुई, कम, और मोलों की संख्या कम होगी तो क्या है, मौलिक द्रव्यमान बढ़ेगा, इसलिए प्रेक्षित मौलिक द्रव्यमान बढ़ जाता है। आई बात समझ में। तो संगुणन होने पर क्या होता है, तो संगुणन होने पर क्या होता है, विलेय का प्रेक्षित मौलिक द्रव्यमान बढ़ जाता है और विलायक के सामान्य मौलिक द्रव्यमान की अपेक्षा। इसलिए यहां पर मैंने बताया था तुम्हें कि यहां कितना था, 60 1 मोल का, ठीक है, और यहां पर 1 मोल का कितना आ रहा है, 120,
1 मोल का 120 आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है? 1 मोल का 120। बेटा इतनी बढ़िया तरीका से एक्सप्लेन करके कोई नहीं समझा रहा है इस टॉपिक के लिए, इसलिए ध्यानपूर्वक समझ लीजिए और अपने दिमाग की खिड़की खोल लीजिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो कठिन चीजें हैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जाता, ज्यादातर आगे बढ़ जाते हैं। किसी ने अब सामान्य मौलद्रमान को एक्सप्लेन नहीं किया है ढंग से, इसलिए यहाँ पर समझ लीजिए। अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो वन ठप गुणांक का, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तो फिर औरों की तरह स्किप करके वीडियो चले जाइए, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहां पर समझिए। नेक्स्ट है विलेय के अणुओं का वियोजन। अब समझेंगे हम विलेय के अणुओं का वियोजन। तो विलेय के अणुओं का वियोजन कैसे होता है? जैसे देखो कुछ अणु हैं NaCl, KCl, BaCl2, AlCl3 आदि तथा अन्य वैद्युत अपघट्ट। ये क्या है? वैद्युत अपघट्ट या फिर और अदर भी वैद्युत अपघट्ट हो सकते हैं के जलीय विलयन के अणुसंघ गुणधर्मों के प्रेक्षित या प्रायोगिक मान। अब बात कर रहा है क्वालिटी प्रॉपर्टीज की। हिमांक में अवनमन, हिमांक में उन्नयन, जब हम उनके द्वारा मान निकालते थे तो वो सामान्य मानों से अधिक आता, जो सामान्य मान होते थे उससे अधिक हो जाता था। लेकिन क्योंकि अब ऐसा होता था, क्योंकि इसमें वैद्युत अपघट्ट का वियोजन होता है। वियोजन मतलब टूट जाते हैं, जिससे विलेय के कणों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर विलेय के कणों की संख्या बढ़ेगी तो संख्या में जो वृद्धि होगी वो उच्च मानों के लिए उत्तरदायी होगी, उच्च मानों के लिए उत्तरदायी होगी। क्योंकि आयन उच्च मान मतलब अब जो अणुसंघ गुणधर्मों के वो उच्च मान प्राप्त होंगे, क्योंकि आयन में वियोजन के कारण प्रेक्षित मौलद्रव्यमान, अब बात कर रहे हैं प्रेक्षित मौलद्रव्यमान, सामान्य मौलद्रव्यमान से कम हो जाएगा। देखो अणुसंघ गुणधर्म के जो मान है, प्रेक्षित मान और प्रायोगिक मान, वो तो बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रेक्षित मौलद्रव्यमान कम होगा क्योंकि वियोजन हो रहा है, ठीक है, वियोजन हो रहा है, लेकिन सामान्य मौलद्रव्यमान अधिक रहेगा। लेकिन अणुसंघ गुणधर्म में ऐसा होता था कि उसमें मान बढ़ जाते थे, ये इसके एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ प्रेक्षित मान बढ़ रहा था और यहाँ प्रेक्षित मान घट रहा है। लेकिन इसी की बात कर रहा हूं मैं, अणुसंघ गुणधर्म में प्रेक्षित मान बढ़ रहा था कणों की संख्या बढ़ने पर, ठीक है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली तौर से देखा गया तो वहां पर मान क्या हो रहा था? घट रहा था, है ना। तो प्रेक्षित मौलद्रव्यमान सामान्य मौलद्रव्यमान से कम होता है, हो जाता है। तो हम इस बात को ये कह सकते हैं कि विलेय का प्रेक्षित या प्रायोगिक मान, ठीक है, विलेय के सामान्य मौलद्रव्यमान से कम होता है, क्योंकि विलेय का सामान्य मौलद्रव्यमान अधिक होता है। जैसे कि मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा इस चीज से। यह है NaCl, NaCl का यहाँ पर क्या हुआ है? NaCl का क्या हुआ है? वियोजन। तो देखो इसे मतलब हम सिंगल चीज से भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि इसका 100% वियोजन हो जाता है ना। तो Na धनायन प्लस Cl ऋणायन। तो मान लो कि ये क्या है? तो ये है हमारा सामान्य मौलद्रव्यमान। ये क्या कहलाएगा? सामान्य मौलद्रव्यमान। चूंकि वियोजन से पूर्व कणों की संख्या को हम क्या कहते हैं? उसका जो द्रव्यमान होता है सामान्य मौलद्रव्यमान। और जो ये दिख रहे हैं इनके जो मौलद्रव्यमान होंगे वो क्या होंगे? प्रेक्षित मौलद्रव्यमान या प्रायोगिक मौलद्रव्यमान। अब देखो ये कम कैसे होते हैं प्रेक्षित मौलद्रव्यमान? बिल्कुल एकदम एक्सप्लेन करके समझाएंगे, बिल्कुल जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे NaCl का हम मौलद्रव्यमान निकालेंगे तो Na का 23 और Cl का कितना है? 35.5। इधर किसका समझाया था? हाँ ठीक। तो देखो यहां पर इसका कितना हो जाएगा? 58.5 होता है, निकाल लेना, चूंकि पहले समझा चुका हूं इसलिए वो दिखा था। और यहाँ पर Na का कितना है? 23 और Cl का 35.5। अब इस बात को समझना, यहाँ पर जो विलेय है उसका प्रेक्षित सामान्य मौलद्रव्यमान कितना है? 1 मोल का है, ये सिर्फ 1 मोल है क्योंकि यहाँ 1 है गुणांक में, 58.5। और यहाँ पर 1 मोल का कितना है? 1 मोल का यहाँ पर कितना है? 23। और यहाँ पर 1 मोल का कितना है? 23, ठीक है। तो इधर जब वियोजन हुआ तो उसके 2 मोल हो गए, और 2 मोल हो गए तो 1 मोल का 23 आ रहा है। अगर उसका अधिकतम देखेंगे तो 35.5 है। लेकिन यहाँ पर जो सामान्य मौलद्रव्यमान है वो 58.5 है। कितना है? 58.5। जब इसका सामान्य मौलद्रव्यमान 58.5 है, जबकि इसका सामान्य मौलद्रव्यमान कितना रह गया? 23।
या फिर 35.5। सिर्फ 1 मोल की बात कर रहे हैं हम, ये नहीं कि टोटल जोड़ दो तो बराबर हो जाएगा, तो 2 मोल हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि वो तो डिपेंड करते हैं कणों की संख्या पर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्रेक्षित मौल द्रव्यमान है वो किस बात पर डिपेंड करता है, प्रेक्षित या प्रायोगिक मौल द्रव्यमान, या हम मौल द्रव्यमान की बात कर लें। प्रोपोर्शनल क्या होता था, 1/, कणों की संख्या या मोलों की संख्या, कणों की संख्या या मोलों की संख्या। अब देखो, अगर कणों की संख्या बढ़ेगी, मैंने कहा कणों की संख्या बढ़ेगी तो प्रेक्षित मौल द्रव्यमान घटेगा, तो यहाँ पर विभाजन हुआ तो कणों की संख्या बढ़ी, क्योंकि इधर 1 और 2 मोल बने। ठीक है, प्रेक्षित मौल द्रव्यमान में क्या है, 2 मोल बने, तो 2 मोल बने तो कणों की संख्या बढ़ी, जिससे प्रेक्षित मौल द्रव्यमान कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, और अगर कणों की संख्या कम होती तो प्रेक्षित मौल द्रव्यमान बढ़ जाता, जैसा कि विभाजन में वो संगुणन में बढ़ रहा था, तो संगुणन में बढ़ता है और जबकि विभाजन में क्या है, घटता है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी भाई कि प्रेक्षित मौल द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब ये समस्या आई कि तो हम जो शुद्ध मौल द्रव्यमान है या वास्तविक मौल द्रव्यमान है वो हम कैसे ज्ञात करें, तो इसके लिए वन टॉप गुणक पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। किसमें पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। उसके लिए एक आई फैक्टर लाया गया जिसे वन टॉप गुणक कहा गया। क्या कहा गया, वन टॉप गुणक। और उसके जितने भी हमने क्वालिटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें वन टॉप गुणक यानी आई का गुणा करने पर उसका वास्तविक मौल द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वास्तविक मौल द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।